नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड का खास कार्यक्रम विदेश में भारत, जहां हम आपको बताते हैं भारत से जुड़ी दुनिया भर की बड़ी खबरें, भारत की कूटनीतिक गतिविधियां और विदेशों में भारत की बढ़ती भूमिका से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। और यह खबर है इंडोनेशिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा पूरी हो चुकी है और वो मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की अपनी सफल राजकीय यात्रा पूरी कर ली है। यह यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। जकार्ता में कई उच्च स्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न रवाना हुए, तो उन्हें सी ऑफ करने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो खुद एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों नेताओं की यह मुलाकात भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत दोस्ती और आपसी विश्वास को दर्शाती है और दुनिया को चौंकाती भी है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण खनिजों और लोगों के बीच संपर्क जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया नेतृत्व के साथ बातचीत में इस बात पर बल दिया कि दोनों देश आपसी विश्वास, साझा हितों और हिंद प्रशांत क्षेत्र के समान प्राथमिकताओं के आधार पर भविष्य की साझेदारी को और आगे बढ़ाएंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने और दोनों देशों के उद्योगों, व्यापारियों और नवाचार से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर तलाशने पर सहमति जताई। इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण साझेदार देश है। पीएम मोदी की इस यात्रा ने भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को नई मजबूती दी है। इंडोनेशिया से ही एक और महत्वपूर्ण खबर। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रभुवो ने यूनेस्को धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने योगकार्ता स्थित प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। प्रम्बानन मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत तथा इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने भारत के सहयोग से शुरू होने वाली प्रम्बानन मंदिर संरक्षण और पुनर्स्थापना परियोजना की शुरुआत के लिए संयुक्त रूप से एक स्मारक पट्टिका का अनावरण भी किया। इस परियोजना को भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पूरा किया जाएगा। 9वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य मंदिर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव यानी त्रिमूर्ति को समर्पित है। प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का एक मजबूत प्रतीक माना जाता है। इस संरक्षण परियोजना के माध्यम से भारत अपनी विशेषज्ञता के जरिए इंडोनेशिया की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में सहयोग करेगा। यह पहल दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, कूटनीतिक और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अब बात ऑस्ट्रेलिया की। प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न पहुंच चुके हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर समिट पर अब दुनिया के देशों की नजर लगी हुई है। पीएम मोदी अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए रवाना हुए हैं। मेलबर्न में प्रधानमंत्री तीसरे इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर समिट में हिस्सा लेंगे। यह शिखर बैठक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य के सहयोग की नई दिशा तय करने का महत्वपूर्ण मंच है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के उच्चायुक्त ऑस्ट्रेलिया में
भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने आकाशवाणी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी की मेलबर्न यात्रा को भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। दोनों देश व्यापार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। उच्चायुक्त नागेश सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में बसे बड़े भारतीय समुदाय की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और मानवीय संबंधों को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में यहां अवस्थित है। अब एक और खबर फिर इंडोनेशिया से ही। राष्ट्रपति प्रबोवो बोले, मेरे डीएनए में भारतीय जुड़ाव। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपने संबोधन से भारत और इंडोनेशिया के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्षों और वहां के निवासियों को भी चौंका दिया है, यह कहते हुए कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास यात्रा उनके लिए अनुकरणीय है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की उन्होंने जमकर प्रशंसा की। जकार्ता में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि भारत की उपलब्धियां केंद्र स्तर से लेकर राज्यों तक बेहद उल्लेखनीय हैं और वह भारत की विकास यात्रा पर लगातार नजर रखते हैं। राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि भारत की राजकीय यात्रा से पहले उन्होंने अपना डीएनए टेस्ट कराया था और उन्हें पता चला कि उनके डीएनए में भारतीय जुड़ाव है। उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की तारीफ करते हुए राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि इंडोनेशिया को भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने कहा कि इतने विशाल और विविधतापूर्ण देश में वर्षों तक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करना भारत की बड़ी उपलब्धि है। प्रेसिडेंट प्रबोवो ने भारत की चुनाव प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि करोड़ों लोगों, अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों वाले देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सफल संचालन एक बड़ी उपलब्धि है। उनके ये बयान भारत और इंडोनेशिया के बीच बढ़ती दोस्ती, साझा विरासत और मजबूत होती कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दर्शाते हैं। अब चलते हैं अमेरिका की ओर। स्पेन और ईरान पर ट्रंप का सख्त रुख, नाटो और बातचीत पर उठाए सवाल। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन और ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। स्पेन के साथ संबंधों पर नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इटली से बातचीत की है लेकिन स्पेन से कोई चर्चा नहीं की। ट्रंप ने स्पेन को नाटो का खराब साझेदार बताते हुए आरोप लगाया कि स्पेन गठबंधन की जिम्मेदारियों को पूरी तरह नहीं निभाता और पर्याप्त योगदान नहीं देता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका अब स्पेन के साथ व्यापारिक संबंध जारी नहीं रखना चाहता है। व्यापारिक गतिविधियों को रोकने की बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका इस तरह के कदम उठाता है तो स्पेन दोबारा बातचीत के लिए आगे आएगा। वहीं ईरान के साथ संघर्ष विराम और बातचीत के मुद्दे पर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़ा बयान दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने कहा कि उनके नजरिए से ईरान के साथ मौजूदा स्थिति खत्म हो चुकी है और वह अब इस मामले में आगे बातचीत नहीं करना चाहते। ईरानी नेतृत्व की आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि वहां की मौजूदा व्यवस्था समस्या का कारण है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के वार्ताकार बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे की किसी भी बातचीत के लिए ईरान को उनके पास वापस आना होगा। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ईरान के साथ बातचीत करना उनके लिए समय की बर्बादी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बयानों के बाद नाटो सहयोगियों के साथ अमेरिका के संबंधों और मध्य पूर्व की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। जाहिर है उनके इस बयान से या फिर उनके इस स्टैंड से
दुनिया में एक बार फिर हलचल पैदा होने वाली है और दुनिया के देशों को जो उम्मीद दोनों देशों के बीच में हुए समझौते से जगी थी, उस पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका बीच बीच में गाहे बगाहे ईरान पर हमले कर रहा है और एक बार फिर उन्होंने ईरान पर हमले किए। अब बात कुवैत से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कुवैत पहुंचे। भारत कुवैत संबंधों को मिलेगी नई मजबूती, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आधिकारिक यात्रा पर कुवैत पहुंचे हैं। कुवैत पहुंचने पर उन्हें वहां के उप विदेश मंत्री महामहिम हमद सुलेमान मिशान अल मिशान ने गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वागत के लिए कुवैत के नेतृत्व और अधिकारियों का धन्यवाद किया और कहा कि वह अपनी यात्रा के दौरान होने वाली बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने को लेकर उत्साहित हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत संबंधों को और विस्तार देना है। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। भारत और कुवैत के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क शामिल है। कुवैत भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध काफी मजबूत रहे हैं। कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय भी मौजूद हैं, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर जयशंकर की यात्रा भारत की उस कूटनीतिक पहल का हिस्सा है जिससे जिसके तहत भारत मध्य पूर्व और खाड़ी देशों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और मजबूत कर रहा है। अब चलते हैं चीन की ओर। बीजिंग में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने चीनी उद्योग जगत से मुलाकात की है और उनकी मुलाकातों का सिलसिला लगातार पिछले 2 सप्ताह से भी अधिक समय से जारी है। यह क्रम लगातार तेज हो रहा है। भारत और चीन के बीच आर्थिक एवं कारोबारी संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में भारतीय दूतावास ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। बीजिंग में भारत के राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने चुनिंदा चीनी कारोबारी नेताओं और भारत के मित्रों के साथ एक विशेष लंच बैठक की। यह जानकारी बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के आधिकारिक हैंडल के माध्यम से साझा की गई है। बैठक के दौरान राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने कई चीनी कंपनियों के चेयरपर्सन और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। चर्चा का मुख्य उद्देश्य भारत और चीन के बीच आर्थिक एवं व्यावसायिक सहयोग को बढ़ाना, नए अवसर तलाशना और दोनों देशों के कारोबारी समुदायों को के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। भारतीय राजदूत ने कहा कि भारतीय दूतावास दोनों देशों के बीच अधिक आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने चीनी कंपनियों और भारतीय व्यापारिक संस्थानों के बीच मजबूत संबंधों को प्रोत्साहित करने और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश के लिए नए अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया। यह बैठक भारत की उस निरंतर कूटनीतिक और आर्थिक पहल को दर्शाती है जिसके माध्यम से भारत वैश्विक स्तर पर अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। अब खबर सऊदी अरब से। भारतीय राजदूत सुहेल अजाज खान को विदाई, राजनयिक समुदाय ने सराहा उनके कार्यकाल को। रियाद में अंतरराष्ट्रीय राजनयिक समुदाय ने भारत के निवर्तमान राजदूत डॉक्टर सुहेल अजाज खान को भावभीनी विदाई दी। सऊदी अरब में मान्यता प्राप्त डिप्लोमेटिक कॉर्प्स ने डॉक्टर सुहेल अजाज खान के सम्मान में एक विशेष विदाई समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी राजनयिक समुदाय के डीन और जिबूती के राजदूत महामहिम दया हैद्दीन सईद बम खरामा ने की। समारोह में दुनिया के कई देशों के राजदूतों और वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों ने डॉक्टर सुहेल एजाज खान के राजनयिक योगदान की सराहना की और भारत सऊदी अरब संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका को याद किया। राजदूतों ने कहा कि डॉक्टर खान ने अपने कार्यकाल के दौरान सहयोग, संवाद और मित्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदाई समारोह में मौजूद राजनयिकों ने
डॉक्टर सुहेल एजाज खान को उनके भविष्य के पेशेवर जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि भारत और सऊदी अरब के संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। डॉक्टर सुहेल एजाज खान के कार्यकाल में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय सहयोग और लोगों के बीच संपर्क को और मजबूती मिली है। अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खबर। निज्जर हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई और गोली बरार पर अमेरिकी कार्रवाई। एफबीआई ने रखा $50,000 का इनाम। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में कार्रवाई शुरू की है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगी गुल्ली बरार के खिलाफ निज्जर हत्या की साजिश से जुड़े आरोप तय किए हैं। बता दें कि कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि इसकी जांच में कई देशों की सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ एक संयुक्त अभियान शुरू किया है, जिसे ऑपरेशन हार्ड बॉल नाम दिया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सीमा पर अपराध, हिंसा और संगठित आपराधिक गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाना है। इसी बीच अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गोल्डी बरार की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने वाले व्यक्ति के लिए $50,000 के इनाम की घोषणा की है। इस मामले पर दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी हुई है, क्योंकि यह जांच भारत, कनाडा और अमेरिका के बीच कानून प्रवर्तन सहयोग से जुड़ी हुई है। मीडिया के कुछ सेक्शन में इस प्रकार की भी चर्चा आ रही है कि अब कनाडा ने इस मामले को लेकर अपना रुख बदल लिया है। अमेरिकी जांच एजेंसी का कुछ और कहना है और कनेडियन जांच एजेंसी का कुछ और कहना है, क्योंकि माना जा रहा है कि भारत और कनाडा के बीच में हाल के महीनों में संबंध काफी सुधरे हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों यानी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छी बातचीत, अच्छे संबंध होने के कारण अब इस मामले को लेकर दोनों ही देशों के बीच में विरोधाभासी बयान आने लगे हैं। मध्य पूर्व से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ईरान के बीच में एक बार फिर तनाव हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ा तनाव। सेंटकॉम ने सैन्य कार्रवाई का किया दावा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले किए हैं। अमेरिकी सैन्य कमान सेंटकॉम यानी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के अनुसार इन अभियानों में ईरान की कई एयर डिफेंस प्रणालियों, मिसाइल लॉन्च सिस्टम और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की 60 से अधिक छोटी नौकाओं को नष्ट किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। इस बीच कतर ने अपने एक एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर को निशाना बनाए जाने के मामले में ईरान के खिलाफ करार राजनयिक कदम उठाया है। कतर ने ईरान के उप राजदूत को तलब कर इस घटना पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। वहीं अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट यानी वित्त मंत्रालय ने ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देने वाले सामान्य लाइसेंस को भी रद्द कर दिया है। सेंटकॉम ने चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े समझौतों और समुद्री सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया तो ईरान को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मध्य पूर्व में बढ़ते इस तनाव पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्र स्थिरता पर पड़ सकता है। जाहिर है इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है, इसलिए भारत की दृष्टि से भी यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये थी दुनिया की आज की प्रमुख खबरें। आप देख रहे थे द पब्लिक वर्ल्ड का खास कार्यक्रम विदेश में भारत। दुनिया और भारत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ।
अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वेबसाइट द पब्लिक वर्ल्ड पर अन्य खबरों को पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।